जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। यह स्टेटमेंट तो सच है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जोखिम का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्क को फुलिशनेस के साथ या फिर कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जितने भी पैसे, ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, अपने लक के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दें, कल ये या तो डबल हो जाएंगे या फिर ज़ीरो हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ को आप रिस्क नहीं, इसको डेफिनेटली फुलिशनेस ही कह सकते हैं। यहां पर जोखिम का मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप किसी चीज में अपने पैसे, अपना समय, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक कैलकुलेटेड स्टेप से कैलकुलेशन करें कि आपको कब कितना इसमें से रिटर्न मिलेगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी बिजनेस हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। जोखिम का मतलब होता है कि आपके कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी फुलिशनेस के चक्कर में फंस जाए। सोचिएगा इसके बारे में। आज 9 सितंबर 2021 है और डियर फ्रेंड्स, आज लास्ट डेट है। हमारे स्मार्ट कोर्स के ऊपर जो फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% जो मिल रहा है, उसकी लास्ट डेट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको studyIQ.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट टू सिट के बारे में। ये पायोनियर का एक आर्टिकल है, खास करके ये आपके GS4 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमारे देश में कल्चर है कि सेल्स पर्सन जो हैं वो अगर कहीं पर बैठे हुए हैं तो हम मानते हैं कि वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, वो एक गुड इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करता। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जो वेटर है वो किसी टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड ए बैड थिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जो सेल्स पर्सन हैं उनको पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। लॉन्ग टर्म ऐसे क्षेत्र में काम करने से आर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, वरिकोज वेन्स, वाटर रिटेंशन इन लोअर लिम्स, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। केरला हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसने इसको लेकर एक बदलाव किया। कुछ सालों पहले केरला एक रूल लेकर आया कि सेल्स पर्सन जो हैं उनको बैठने के लिए ऑप्शन दिया जाए, बैठने की जगह दी जाए, कि जब फ्लोर के ऊपर कस्टमर नहीं है तो वो कुछ मिनट्स के लिए वहां पर बैठ सके, एक रेस्ट ले सके और उसके बाद फिर से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1947 को अमेंड किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार एक बिल लेकर आई है और इसमें यह तय किया गया है कि जो सेल्स पर्सन हैं उनको मैंडेटरी सिटिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी, यानी कि एक शॉप फ्लोर के ऊपर उनके लिए बैठने की जगह होगी कि जब कस्टमर नहीं है तब वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, एक छोटा सा रेस्ट ले सकते हैं और फिर से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सरकार ने यहाँ पर जो स्टेप लिया है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है, काफ़ी सेंसिटिव स्टेप है, लेकिन क्या इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में पॉसिबल होगा? द आंसर इज़ नो। आपका जो ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, ही और शी विल डिसाइड कि कब आपको ब्रेक लेना है, क्या आपको बैठने की परमिशन है या नहीं है। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर। और आप कितने भी ऐसे रूल्स निकाल लीजिए, क्या कोई एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ हमारे देश में जाकर ऐसा कह सकता है, सरकार को जाकर कंप्लेन कर सकता है कि हमारा ओनर जो है वो हमें बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा है? ओनर आपको बता देगा कि कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज भी कहने की बातें तो यही होती हैं कि एक कंपनी को ओनर की भी उतनी ही ज़रूरत है जितने अपने मज़दूरों की या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की। लेकिन रियलिटी ये है कि सारी सिचुएशन जो है वो एम्प्लॉयर के पक्ष में ही होती है। आप कितने भी रूल्स निकाल लीजिए, ज़्यादातर चीज़ें तो एम्प्लॉयर के फेवर में ही हैं। ये चीज़ क्या बदली जा सकती है? हाँ, बदली जा सकती है। वर्क एथिक्स को अगर लोग समझ लें, अगर हम प्रोडक्टिविटी को समझ लें कि एक व्यक्ति, अगर आप 3 4 5 6 घंटों तक अगर वो व्यक्ति वही काम करते रहता है तो साइंटिफिकली
बॉडी वाइज, माइंड वाइज अगर आप देखें तो उसका ध्यान वहाँ पर नहीं रहेगा, वो सिर्फ करने के लिए काम करता रहेगा। अगर टाइम टू टाइम उस व्यक्ति को ब्रेक्स दिए जाएं तो साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है कि उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो सकती है। विंस्टन चर्चिल जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, और कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल जो है वो दिन में 18 से लेकर 19 आवर्स तक काम करते थे। और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं विंस्टन चर्चिल जिनकी एज जो है वो लेट वो 65 प्लस थे। तो ऐसा एक व्यक्ति जो काफ़ी ओवरवेट था और अपने 65 प्लस की एज में था, तो वो 18-19 आवर्स काम कैसे कर सकता था? द रीज़न इज़ कि वो टाइम टू टाइम जो है वो ब्रेक ले लेते थे। दिस वॉज हिज सीक्रेट। वो थकान जो होती है उसका नेचर ऐसा होता है कि एक बार आपकी बॉडी जो है वो थकना स्टार्ट करती है तो फिर फटाफट बॉडी जो है वो थकने लगती है। तो विंस्टन चर्चिल क्या करते थे कि उनको जब ये महसूस होता था कि अब मैं थकान महसूस होने से पहले ही वो छोटा सा ब्रेक ले लेते थे, और इस वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते थे। तो यही चीज़ अगर हम समझ लें तो हमारे जो लोग हैं वो थकेंगे नहीं, उनको टाइम टू टाइम ब्रेक मिल जाएगा। लेट्स से कि आपने 1-2 आवर का काम किया और आपको 5 मिनट का एक ब्रेक मिल गया, आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, 5 मिनट के लिए आप आराम से एक कोने में जाकर बैठ सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये जो नया बिल तमिलनाडु सरकार लेकर आई है इसमें किसी भी प्रकार की पनिशमेंट भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पनिशमेंट होती भी तो भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर के पक्ष में होती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे या फिर नहीं। दूसरा जो एक इश्यू है जिसके ऊपर भारत को और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और ये तो ऐसी चीज़ है जो हम मैंडेटरी बना सकते हैं, दैट इज़ टॉयलेट फैसिलिटीज़। हमारे देश में ज़्यादातर शहरों में यही चीज़ है कि जो फेमस दुकानें हैं, कहीं पर आपको कपड़े खरीदने के लिए जाना है, कहीं पर आपको दूसरी कोई चीज़, तो वो छोटी छोटी गलियों में होती हैं, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर कोई ख़ास टॉयलेट की फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं होती हैं। जेंट्स जो हैं, पुरुष जो हैं, वो यहाँ वहाँ कहीं पर भी जा सकते हैं, विच इज़ अ बैड थिंग ऑफ कोर्स। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ऐसी छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाली महिलाओं की सिचुएशन क्या होती होगी, उनकी हेल्थ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट क्या होती होगी। तो इसको लेकर सरकार जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा सकती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करने वाला अगर कोई देश है जो मुझे पता है, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, यूके। वहाँ पर वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर रेगुलेशंस 1992 है। गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है, गवर्नमेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन को पूरा जोर देती है। एक एक व्यक्ति को अपने जो जो राइट्स हैं उसके बारे में पता है। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो जैसे चाहे वैसे आपको काम करवा सकते हैं, नहीं। अगर आप एक कंप्लेंट भी कर देंगे तो एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसी एक सिचुएशन हमें भी हमारे देश में करनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेट करना है, एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करना है, और इसके साथ साथ सरकार भी अपना काम करे। तो ये चीज़ जो है वो हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये GS4 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, आप भी इसके बारे में सोचिएगा। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। दूसरा जो टॉपिक है, दिस वन इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, लेबर फोर्स सर्वे डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20, जिसको आप कहते हैं PLFS। PLFS लॉन्च किया गया है, और PLFS 2019-20 जो है ये जुलाई 2019 से जून 2020 के पीरियड के बारे में हमें बताता है। अब ये जून 2020 या फिर आप कह सकते हैं कि मार्च से लेकर जून वाला जो पीरियड था, टॉकिंग अबाउट 2020, तो ये लॉकडाउन का पीरियड था। तो डेफिनेटली उस टाइम पर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है हमारे देश की काफ़ी डाउन रही है। लेकिन जुलाई 2019 से लेकर अगर आप दिसंबर या फिर जनवरी 2021, दिसंबर 2019 या फिर जनवरी 2020, जनवरी फरवरी मार्च 2020 तक अगर आप देखेंगे
तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी भी कोई ख़ास ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लॉकडाउन से पहले भी हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन जैसी सिचुएशन थी, और ऊपर से फिर ये लॉकडाउन आया तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो 2019 और 2020 का लेबर फोर्स डेटा ये कहता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब एग्रीकल्चर का काम करने लगे हैं इस पीरियड में। और एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब शहरों में काम करने वाले जो मजदूर थे, जब लॉकडाउन लगाया गया तो वो उन्होंने क्या किया, वो अपने गांव वापस चले गए। प्रश्न यह है कि वो गांव छोड़कर सिटी एरिया में क्यों आए थे, क्योंकि एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है उनके पास, परिवार में 10 लोग हैं। अब छोटी सी ज़मीन के लिए आपको 10 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर 2-3 आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो पर्याप्त है, बाकी के लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में जाकर मजदूरी का काम करेंगे, थोड़े बहुत सभी पैसे कमाएंगे और सभी का काम चलेगा। लेकिन जब अर्बन एरिया में कोई काम नहीं है तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, गो बैक टू विलेज और खेती बाड़ी करें, उसमें से जो भी वो उगा सकते हैं उस चीज़ को कंज्यूम करें और ऐसे अपना सर्वाइवल जो है उसको सिक्योर करें। तो अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 का जो पीरियड है, उसमें हमें यह देखने को मिला कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम करने लगे हैं। 2004-5 के बाद हमारे देश ने काफ़ी अच्छी तरक्की की, इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ हमारे देश में। कल हम बात कर रहे थे गरीबी के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को हम गरीबी की चपेट में से भी बाहर निकल पाए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे वो अर्बन एरिया या फिर दूसरे क्षेत्र में जाकर इंडस्ट्री सर्विसेज में जाकर काम करने लगे, एक्स्ट्रा इनकम जो है वो घर की आने लगी। लेकिन फिर कोविड-19 आता है। कोविड-19 से पहले भी थोड़ी बहुत सिचुएशन स्लो डाउन वाली थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन आया और अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम फिर से करने लगे हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर आवर इकोनॉमी। हमारे देश में सिचुएशन ऐसी है, कुछ बेसिक आंकड़ों को अगर आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतने सारे लोग खेतीबाड़ी में हमें नहीं चाहिए। हमारे देश में लगभग 50% जितनी पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई है। अब एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, लगभग 15% जितना। इसका मतलब ये है कि अगर एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन 100 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स जो हैं, 50% या फिर 50 स्टूडेंट्स सिर्फ 15 रुपए कमाते हैं, तो ये 15 रुपए आपको 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो सभी के पास बहुत कम पैसे आएंगे। सर्विस सेक्टर में ऐसा है कि कम लोग काम करते हैं, लेट्स से 15 लोग जो हैं, ये 100 में से 15 लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन वो कितने पैसे कमाते हैं, लेट्स से 50 रुपीज़ कमाते हैं। तो सभी को अगर आप डिवाइड करेंगे ये 50 रुपीज़, तो सभी के पास 3-4 रुपये आएंगे, इज़न्ट इट? 3-3 रुपये तो एटलीस्ट आएंगे, 3-3.5 रुपये। तो कंपेयर टू दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन वी कैन क्लियरली से कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कम लोग ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं। एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत कम पैसे जनरेट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे देश में जो 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, एक है प्राइमरी सेक्टर जिसको फर्स्ट आप कह सकते हैं, देन यू हैव सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर 1, 2 एंड 3। यहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यहाँ पर हैं, और यहाँ पर है प्राइमरी यानी कि खेतीबाड़ी भी इसका पार्ट है। फिर दूसरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें, लकड़ी काटने का काम, खुदाई का काम, ये सारी चीज़ें आप प्राइमरी सेक्टर में डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर काम करें। व्हाट वी नीड इज़ हम यहाँ से इन लोगों को शिफ्ट करें, हम फैक्ट्रीज़ खोलेंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होगी तो ये सारे लोग जो हैं वो ईजिली ये क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और 10 में से अगर परिवार के 10 लोग में से 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और बाकी के 8 लोग यहाँ पर चले जाएंगे, तो उस परिवार की ओवरऑल मंथली इनकम, एनुअल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए, लेकिन उसके लिए चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ के बिना ये सारी चीज़ें
नहीं हो सकती। तो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो स्टेप्स हम उठा सकते हैं या फिर उठाने चाहिए, वो स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे, वरना यही सिचुएशन जो है वो कंटिन्यूस चलते रह गया। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यूपीएससी नहीं लेकिन दूसरे जो कोर्सेस हैं, ये सभी कोर्सेज के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है। लास्ट डेट है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये और ये दोनों सोर्सेज से मिल जाएगी। अब बात करते हैं द लैग बिटवीन जैब्स के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। केरला हाईकोर्ट ने एक इंटरवेंशन किया है। केरला हाईकोर्ट में एक कंपनी ने एक पिटिशन फाइल की। एक कंपनी के पास कुछ डोजेस हैं कोविड के, और कंपनी का कहना यह है कि उनको ये 84 डेज़ की राह नहीं देखनी है। उनके पास डोजेस हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ये सेकंड डोज भी प्रोवाइड कर दें। लेकिन सरकार का कहना है कि 84 डेज़ के बाद ही आप डोज ले सकते हैं। तो केरला हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया गया, और केरला हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच का कहना यह है कि ये टाइम लैग जो है 2 डोजेस के बीच में, उसको कम करने का ऑप्शन देना होगा या फिर देना चाहिए। 28 डेज का पहले जो नॉर्म था, यही नॉर्म फॉलो किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को अर्ली प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये उसका अधिकार होना चाहिए, ये उसको मिलना चाहिए, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने कहा है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो जाती है कि कई लोग जो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनको अर्ली प्रोटेक्शन मिल सकता है, यानी कि ये 84 डेज़ का नॉर्म्स जो है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कहीं पर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप अपना सेकंड डोज जो है वो 28 डेज़ के बाद ले सकते हैं, देन यू कैन फ्लाई अब्रॉड। तो कई लोगों का कहना यह है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। ज़्यादातर लोगों को 84 डेज़ वाला रूल फॉलो करना है, और जिनको बाहर जाना है उनके लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, तो ये बात सही नहीं है। सरकार का कहना ये है, सरकार ने ये कहा है कि अगर हम ये टाइम लैग को कम कर देंगे तो सभी लोगों को फर्स्ट डोज भी नहीं दे पाएंगे। तो सरकार अपनी जगह पर सही है। केरला हाईकोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि आप ये ऑप्शन प्रोवाइड करें कि लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज के बाद 4 वीक के बाद अपना सेकंड डोज जो है वो बुक या फिर रजिस्टर कर सकें। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो शॉर्टेज हो जाएगी। अभी तो अच्छी चीज़ें चल रही है हमारे देश में। लगभग कल भी ऐसा हुआ था, आई थिंक परसों हुआ था, नॉट कल, परसों ऐसा हुआ था, 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेस दिए गए थे। आज अगर देखें तो भी 80 लाख प्लस जो हैं डोज दिए गए हैं। व्हेन आई से आज, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 सितंबर। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम डोजेस हर रोज़ दे रहे हैं, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट रिलैक्सेशन। कुछ ऐसे इमरजेंसी केसेस में किसी को अब्रॉड जाना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो टिकट प्रोड्यूस करते हैं, लॉजिकल अगर रीजंस हैं तो यस वी कैन गिव इट टू देम। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो बेटर प्रोटेक्शन को काफ़ी ज़्यादा जोर देती है, और साइंटिस्ट भी अपनी जगह पर सही है। बेटर प्रोटेक्शन में ये कहा है कि अगर 84 डेज़ का गैप है तो इट विल प्रोवाइड यू बेटर प्रोटेक्शन। और यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है अर्ली प्रोटेक्शन वर्सेस बेटर प्रोटेक्शन। तो ये और ज़्यादा इश्यू क्रिएट ना हो, इसको लेकर सरकार को क्लियरली कोर्ट्स को इन्फॉर्म करना होगा कि कुछ लोगों की डिमांड, या फिर उनको अगर हम ऐसा कह दें कि फ्री ये डोजेस जो हैं वो फिर उसके ऊपर भी आप अपना अधिकार जमाने लगे, तो दैट विल नॉट वर्क। सरकार को पूरे देश की सिचुएशन, पब्लिक गुड को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो सही डिसीजन तो यही रहेगा कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि 84 डेज़ का गैप जो है, ये गैप हर कोई फॉलो करे, तो इससे हम ज़्यादा लोगों को कवर भी कर पाएंगे, आपको बेटर प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और इसी के साथ साथ फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं कि अगर आपके पास कोई टिकट है फॉरेन की तो फिर आप डोज ले सकते हैं, तो ऐसा भी चलता रहे। तो मुझे तो यही लगता है कि यही लॉजिकल स्टेप जो है वो, जो चीज़ें जैसे चल रही है वैसे चलनी दी जाए, क्योंकि कुछ समय के बाद वी हैव टू थिंक अबाउट द थर्ड डोज जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड डोज आर योर नेसेसरी डोजेस, थर्ड डोज जो है ये बूस्टर डोज होगा, और फाइनल जो डोज है फ्यूचर में एक 4th डोज भी दिया जा सकता है। तो इसको लेकर भी हमें प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन, ए न्यू एलाई फॉर a zero carbon future।
ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है प्रीतम सिंह ने। हु इज़ प्रीतम सिंह? प्रीतम सिंह साहब जो हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो देहरादून में है उसके रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और फ़िलहाल वो दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वेहिकुलर पोल्यूशन को लेकर लेक्चर्स लेते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हर साल कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है? 830 मिलियन टन्स। 830 मिलियन टन्स पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स की वजह से रिलीज होता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, और उतना ज़्यादा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। 1 से लेकर 12 नवंबर 2021 में यूके में, पर्टिकुलरली ग्लासगो में, COP26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP26 यानी कि 26th मीटिंग जो है वो होने वाली है। और ये जो 26th मीटिंग है उसमें इसी बात को री एग्जामिन किया जाएगा कि कैसे हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो मेजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो क्या क्या होने चाहिए और कैसे हम वो उठा सकते हैं। ये सारी डिस्कशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस हमारे सामने आया है, एक ऑप्शन आया है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। वैसे ब्लैक हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है। तो ये क्या अलग अलग कलर्स है? नो। ब्लैक हाइड्रोजन यानी कि अगर आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए फिर पानी जो है उसमें से हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तो जो एनर्जी का सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से हाइड्रोजन को नाम दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि आप सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन एज अ ड्राइविंग सोर्स to power our industries, light our homes with zero emission of carbon dioxide। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय बन चुका है, काफ़ी इंटरेस्ट का विषय है, काफ़ी रिसर्च भी इसके ऊपर हो रही है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे प्लेनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो डीजल से 3 गुना ज़्यादा इसकी एनर्जी डेंसिटी है। प्रॉब्लम जो है हाइड्रोजन का वो ये है कि एनर्जी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आपको इसको कंप्रेस करना पड़ता है, आपको इसको लिक्विफाई स्टेट में रखना पड़ता है, LH2 लिक्विड हाइड्रोजन, और आपको स्टेबल -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको रखना पड़ता है। और इसको स्टोर करने के लिए जो कॉस्ट हैं वो थोड़ा ज़्यादा फ़िलहाल हैं। Green hydrogen, the emerging novel concept, is a zero carbon fuel made by electrolysis using renewable power from wind and solar to split water into hydrogen and oxygen. The green hydrogen can be utilized for generation of power from natural sources, wind or solar systems, and will be a major step forward in achieving the target of net zero emission. अगर हमें net zero emission achieve करना है तो consistent source जो है that is green hydrogen। चैलेंज जो है वो बस इसके कॉस्ट का है। फिलहाल अगर हम देखें तो टोटल जो एनर्जी बास्केट है उसमें से 0.1% जितना जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन से हमें मिलता है। लगभग 284 गीगावाट पावर जो है वो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन से प्रोड्यूस किया जा रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA का कहना यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का खर्च जो है पर किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए $1.5 का खर्च होता है। और जैसे जैसे इसका मास प्रोडक्शन होने लगेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो कम आता जाएगा। एंड लेट्स होप बाय 2030 इसका कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स कम हो जाए। इंडिया जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग देश है। नंबर 1 पर है चाइना, देन यू हैव यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूरोपियन यूनियन आता है, और 4th नंबर पर है हमारा देश भारत। तो भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी वल्नरेबल देश है कि क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। टॉप
10 देशों की बात करें तो भारत इस टॉप लिस्ट में है कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हमारे देश में हो रही है। तो वी कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक लेट्स से सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया $5 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेस्ट करेगा। और बेल्जियम जो यूरोप का देश है, उसकी जो साइज़ है, उतना ज़्यादा ज़मीन का पोर्शन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अलग से रखा गया है सऊदी अरेबिया में। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में भी हम कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे प्रश्न आपको एमसीक्यू में, प्रीलिम्स में एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ ने, जो नॉर्दर्न रेलवेज़ है, उन्होंने 89 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है सोनपत और जिंद के बीच में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन्स जो हैं वो चलेगी। जो डीजल इंजन है उनको हाइड्रोजन इंजन में रेट्रोफिट किया गया है, इनको चेंज किया गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि फर्स्ट ऐसी 2 जगह जहाँ पर ये ट्रेन्स चलेगी तो दैट इज़ सोनपत एंड जिंद। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। So that's basically everything in this particular topic. Now let's move on to the last topic of the day. This one is about Beijing's great game. This is the last topic. तो यहाँ पर हम मैप भी देखेंगे। तो let's quickly start with the history of China and Afghanistan. तालिबान ने हाल ही में ये कहा कि चाइना जो है वो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो यही चाहते हैं कि चाइना जो है अफ़गानिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करे, ताकि अफ़गानिस्तान जो है वो डेवलपिंग, अपना जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 7th सेंचुरी के समय पर चाइना का कंट्रोल जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर था। जब रशिया या फिर यूएसएसआर, यूके के बाद यूएसएसआर, उसके बाद यूएसए, तो इनका कंट्रोल जब था उससे कई दशकों सेंचुरीज पहले, लगभग यू कैन से कि 1400 साल पहले की बात है कि जब चाइना का कंट्रोल जो है वो अफ़गानिस्तान में था। उस टाइम पर जो तांग डायनेस्टी थी, तांग डायनेस्टी ने ये वेस्टर्न तुर्क्स 1965 एडी की बात है जब इसको कंट्रोल कर लिया था। और लगभग 100 सालों तक चाइना का यहाँ पर राज रहा। सिल्क रूट के बारे में आप जानते होंगे। सिल्क रोड के बारे में शी जिनपिंग जब वहाँ के प्रीमियर बने चाइना के, उससे 4 साल पहले ही चाइना ने यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत जो है वो कर दी थी। और 4 साल के बाद फिर शी जिनपिंग आए और शी जिनपिंग ने फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी ये जो अफ़गानिस्तान है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली BRI के तहत चाइना जो है वो पूरे एशिया रीजन में कनेक्टिविटी को एक्सपांड करना चाहता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना की एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है। तजिकिस्तान, देन यू हैव दिस अफ़गानिस्तान एंड देन यू हैव चाइना। तो यहाँ पर छोटी सी बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। ये वाला पोर्शन जो आप देख सकते हैं, फॉलो दिस पॉइंट हियर। तो इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो ये CPEC के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी, फिर तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे देशों के साथ कनेक्टिविटी जो चाइना बढ़ा रहा है BRI के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो उसके लिए अफ़गानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। फिर यहाँ से अफ़गानिस्तान से ईरान के साथ भी कनेक्टिविटी जो है वो चाइना कर सकता है। तो जो चाइना का सपना है इस सारे क्षेत्र में उसकी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए अफ़गानिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द थिंग इज़ कि एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। जो ज़ुआनज़ैंग हैं चाइना के स्कॉलर, तो वो भारत से निकलकर फिर अफ़गानिस्तान भी गए थे। और वहाँ से ये बात है 1649 AD की। चाइनीज स्कॉलर ज़ुआनज़ैंग सपोजेडली ट्रैवल्ड थ्रू दिस पास व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया। वो इस क्षेत्र में जाकर, यहाँ से जाकर वो फिर चाइना वापस गए थे। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सक्सेस के लिए भी अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या चाइना पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। द थिंग इज़ कि चाइना जो है वो सॉफ्ट चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। चाइना आपकी स्कूल में इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाइना आपकी हॉस्पिटल्स में और इन सारी चीज़ों में। चाइना रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना शायद नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास तो उतने कोई ख़ास पैसे हैं नहीं। ईरान जो है उनके पास भी इतने कोई ख़ास पैसे नहीं हैं।
और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं अफ़गानिस्तान में वो ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ के दूसरे देश जैसे कि टर्की है, पाकिस्तान है, ईरान, कतार, ये सारे देश जो हैं ये चाहते हैं कि खास करके कतार, ईरान, ये सारे देश, टर्की है, पाकिस्तान है, ये चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो तालिबान के साथ कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड करें। कहीं ना कहीं रशिया का भी सपोर्ट है इनडायरेक्टली। तो ये चाइना, रशिया, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतार, ये सारे देश जो हैं वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो, चाइना जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी इमेज क्रिएट करना चाहता है, अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहता है। पाकिस्तान जो है वो ये दिखाना चाहता है कि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। टर्की भी ये कोशिश कर रहा है कि वो दिखा सके दुनिया को कि जब भी मुस्लिम देशों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो टर्की आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये सारी उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो कोई भी देश, मुझे नहीं लगता है कि ये जो नाम लिए मैंने वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर फ्री में बहुत सारे पैसे जो हैं वो अफ़गानिस्तान को देगा। और तालिबान की खुद की अपनी सरकार और खुद की अपनी सोच है, वो टोटली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो पैसे आपसे लेना चाहते हैं लेकिन आप जो कहेंगे वो करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से भी काम नहीं, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। न्यूज़ आइटम्स हैं, कुछ इजी टू अंडरस्टैंड हैं, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज आपके लिए एक नया प्रश्न है। एंड आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।